सभी मित्रों को शुभ संध्या, नमस्कार। किसी मित्र ने एक प्रश्न भेजा है। सुबह मैंने पढ़ा था। दिन भर तो आज कई बार ओशो का प्रोग्राम देखते रहे। आश्रम के गेट के बाहर कुछ सन्यासियों ने मिलकर कीर्तन किया, उत्सव मनाया, क्योंकि उन्हें आश्रम के अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि उन्होंने माला पहनी थी। पहले एक नियम था जब हम पूना में थे कि बिना माला पहने जाने नहीं दिया जाता था। बुद्ध हाल में मुझे एक दो बार रोका जब मेरी माला टूट गई सक्रिय ध्यान में, और दूसरे दिन में सुबह जल्दी पहुंचा, क्योंकि माला तो बनाने में फिर से धागा आगा जुटाने में टाइम लगता है। तो एक सन्यासी ने मुझे गेट पर रोक लिया, जर्मन का था। मैं उसको जानता था, वही मुझे जानता था, लेकिन उसकी ड्यूटी है तो बोला कि बिना माला के हम आपको ध्यान करने नहीं जाने दिया। उसने नहीं जाने दिया। घर गया, फिर से धागा लाया बाजार से, सुई धागा करके माला बनाई। अब उल्टा चक्कर है, अब माला पहन के नहीं जा सकते हैं। वैसे जी तो नहीं चाहा, काफ़ी बात तो हो चुकी है, लेकिन हमारे एक मित्र हैं वैद्य अनिल शर्मा, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है, क्या जब शादी ऑनलाइन हो सकती है तो यह जो भाव आपके प्रति जागृत हुआ है, क्या संभव नहीं? प्रश्न रहा माला का, ऊर्जा प्रवाह का, वह तो समर्पण भाव से ही कहीं कहीं भी संभव है। प्रश्न रहा माला का, ऊर्जा प्रवाह का, वह तो समर्पण भाव से कहीं भी संभव है। मेरे अपने विचार हैं, दिशा या राह बताएं। आत्मिक श्रद्धेय प्रेम नमन अनंत ओशो। वैद्य अनिल शर्मा। अब सोने की ही तैयारी थी, रात हो गई है, लेकिन फिर इनके प्रश्न की याद आई मुझे। तो शायद सन्यासी नहीं है, लेकिन ओशो के बड़े गहन प्रेम में हैं। तो ऐसे तो और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन मूड ही नहीं बना कुछ कहने का। और आज मीटिंग हुई थी हमारी, वो कौन सा टीवी चैनल चला रहे हैं हमारे एक मित्र हैं राघव मल्होत्रा जी। राघव, अब तो देखो नाम भी याद नहीं रहते हैं, जब तक कि सामने कागज ना हो सब भूल जाता है, पहले जैसी स्मृति रही नहीं है। तो खैर, बिस्तर पे लेटे लेटे फिर उठ के आया, और मैंने सोचा नहीं, इतने भाव से किसी ने पूछा है, क्योंकि भाव प्रधान लोग अब कम होते जा रहे हैं। भारत में अभी भी बहुत भाव प्रधान लोग हैं, और भाव से ही जुड़ा जा सकता है। भाव की कोई सीमा नहीं है, न समय, न काल, न क्षेत्र। कोई भाव के लिए कोई सीमा या कहें कि इसकी लिमिट नहीं है। मैं तो ऐसे भाव से जुड़ा हूँ, और भाव से ही सारा हमारा जो संपर्क सेतु है मनुष्यों के प्रति। मेरे पास तो जो पेड़ पौधे देख रहे हैं ना पीछे, मैं अपने पेड़ पौधे खुद बीज से ही पैदा करता हूँ। बीज बोता हूँ, फिर कई बार तो हफ्तों क्या महीनों लग जाते हैं उसमें अंकुर आने में। फिर पानी बदली करते हैं। तो मैंने बहुत सारे पेड़ अपने घर में लगाए हैं, और मैं बीज से ही मैंने आम के पेड़ लगाए, इमली के, जामुन के। जब भी भारत जाता हूँ तो वहाँ से मैं बीज ले आता हूँ। थोड़े दिन वो कभी साल 6 महीना भी टिकते हैं, कभी 6 6 साल भी टिके हैं। फिर उनका एक समय आता तो विदा हो जाते हैं। तो भाव से तो हम चांद सितारों से जुड़ सकते हैं। हाँ, जो क्षेत्र में हमसे कितने मिलियंस माइल, हाँ, अनंत गुना जिसे कहें विस्तार है इस अस्तित्व का। अनंत अंतहीन विस्तार है, अनंत गुना के। हमारी जो मैथमेटिक्स है, गणित है, वो तो बहुत छोटा है, उनसे कोई हिसाब नहीं लगा सकते हैं। रहस्यमय यह जगत है। तो वैद्य जी अनिल शर्मा, आपने पूछा है कि आपके प्रति यह जो भाव उठा है, क्या जब शादी ऑनलाइन हो सकती है? हाँ, शादी ऑनलाइन होती है। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, बहुत कुछ ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जो संभव है। ऑनलाइन ना हो तो भी संभव है। आपने ओशो की किताब पढ़ ली, या उनका वीडियो देख लिया, या ऑडियो सुना, और वो तो अब समय में नहीं है। जैसे कृष्ण नहीं है, राम नहीं है, बुद्ध नहीं है, महावीर नहीं है, कबीर नहीं है, गुरु नानक देव नहीं है, लेकिन आप अगर उनके शब्दों के पीछे जो भाव है उनका कहने का, उसमें डूबते हैं,
तो आपका संबंध उनसे जुड़ जाता है। क्योंकि कोई भी बुद्ध पुरुष बुद्ध होता ही तब है जब वो काल और क्षेत्र की, समय और क्षेत्र के बाहर छलांग लगा जाता है। मन है तो जगत है। हमारी दुनिया मन का फैलाव है सारा। मन के जाते ही हम शुद्ध वर्तमान में होते हैं, समय का बोध नहीं रहता है। तो भाव से जो व्यक्ति जुड़ता है वो थोड़ा मस्तिष्क से हृदय की तरफ आ जाता है, भाव प्रधान व्यक्ति। और सारी समस्या जो है माला की और ये सब पूना में जो चल रहा है, वो बुद्धि प्रधान इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ आश्रम पे। जो ट्रस्टी हैं वो जयचंद हैं, भारतीय चमचे जिसको कहते हैं। भारत की जवान में वो कुछ चमचे हैं, हमेशा से रहे हैं ऐसे लोग। भारत ऐसे ही नहीं लुटता रहा है। सिकंदर आया, फिर मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, फिर कांग्रेस आई। एक के बाद एक लुटेरे, कोई गिरोह बन के आए, कोई व्यापारी बन के आए, कोई शिष्य बन के आए, कोई कुछ बन के आया। लेकिन उनका एक ही लक्ष्य था कि भारत की जो भौतिक संपदा है उससे भी लूटो, जो आध्यात्मिक संपदा है उससे भी नष्ट करो। बहाने हजार होते हैं, उनके कहने के ढंग होते हैं। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती है वैसे वैसे नए तरीके मिल जाते हैं भारत को लूटने के। ओशो ने तो कहा था कि मैं अपने शरीर छोड़ने के पहले ही उन्होंने कई बार इशारे में बात कही है कि जब मैं शरीर से विदा हो जाऊंगा तो अपने शिष्यों में खो जाऊंगा, मैं सब में समा जाऊंगा। मैं कोई अलग से कोई पर्सनैलिटी या एंटाइटी नहीं रहूंगा कि मुझे मिलने के लिए आपको कुछ करना पड़े। आप जहाँ होंगे वहाँ मैं भी होऊंगा। जस्ट रिमेंबर मी। तो जो कहते हैं ना रिमेम्बरेंस, जिसको हम कहते हैं याद। एक ओशो ने एक शेर सुनाया था बरसों पहले, अब पता नहीं कब सुना था, लेकिन मैंने सुना था ओशो की जबान में, वही कि एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। तो ऐसा है कि याद तो बनी रहती है, याद करना नहीं पड़ता है। लेकिन शुरू शुरू में जो नया साधक होता है, नए शिष्य आते हैं, ओशो के प्रेम में पड़ जाते हैं। जैसा मैं हूँ तो मैंने कब सोचा नहीं था कि मुझे ओशो कहेंगे कि संन्यास ले लो। मैं ध्यान करता था बम्बई में, और ओशो ने कहा था कि 1 महीना ध्यान करने के बाद मुझसे आके मिलना। और जब मिलने गया तो उन्होंने कहा संन्यास ले लो। अब मैं तो ना बोल सका ना हाँ बोल सका। बस उस वक्त कहाँ होता है मन हमारा, हम तो गदगद होते हैं एकदम से भाव जगत में। ऐसे लगता है कि वो जैसा कहेंगे हम वैसे ही करने को तैयार है। तो वहाँ द्वैत नहीं होता, दुई नहीं होती जब उनका आमना सामना हुआ तो ऐसा ही कुछ है कि उनको तो पता चल गया था कि मैं उनके प्रति प्रेम से भरा हुआ हूँ। और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनसे कुछ पूछ सकूं। उन दिनों की हालत बड़ी खराब होती थी। तो उन्होंने संन्यास दे दिया, मैंने लिया। तब से अभी तक मैं सन्यासी हूँ, और ना कभी मन में आया इसके प्रति। बहुत सारी खामियां खूबियां आश्रम में, संस्था में, लोगों के बीच मनमुटाव सब देखे हैं, लेकिन ओशो के प्रति जो प्रेम है, अहोभाव है, उनका आशीष है, उनकी करुणा है, वो सदा वैसी ही रही है। अभी भी ओशो को अगर मैं ध्यान से अपने अंदर देखता हूँ तो भाव विभोर हो जाता हूँ। खासकर ऐसे दिन जब ओशो का जन्मदिन उत्सव मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा का दिन आता है, या संबोधि दिवस होता है, आज का दिन। तो बात करने में उलझ जाऊं तो बात अलग है, लेकिन जैसे ही ओशो का स्मरण आता है तो ऐसा लगता है जैसे वो मेरे सामने ही बैठे हैं या मुझ में ही कहीं हैं। तो ये भाव जगत की क्षमता है जो प्राणियों में भी है, पशुओं में भी है, पंछियों में भी है। हजारों मील दूर से एक दूसरे के प्रति मतलब जुड़े होते हैं। गहरी संवेदना होनी चाहिए भाव जगत में, और पश्चिम के लोगों में वो संवेदना बहुत कम होती जा रही है। कई जगह तो खो जाती है। लोग बोलते हैं कुछ भी किसी से प्यार होता है तो मैं पूछता हूँ कि डू यू रियली लव हर? आई थिंक सो। अब विचार कहाँ आता है? जब आप प्रेम में होते हैं तो आपके अंदर तो एक ऊर्जा जो पूरे हृदय को और नाभि केंद्र को झकझोर देती है। आपके अंदर 24 घंटे लगन लगी रहती है अपने साधारण सी गर्लफ्रेंड हो, या माँ के प्रति, या अपने घनिष्ठ मित्र के प्रति। एक अनुभूति होती है पूरे जिस्म, दिल, दिमाग
पे छा जाती है। तो जब हम ओशो से शुरू में संपर्क में आए तो 24 घंटे उन्हीं की याद आती है, उनका ही चेहरा आँखों में दिखता है। आँखें बंद हो तो वो दिखाई देते हैं, आँखें खुली हो तो देखो ना, पर्दे के पीछे पर्दा कि न दिल दिमाग में तो वो छाए हैं, लेकिन हम बाहर के कार्य भी कर रहे हैं और जी चाहता है कि कल फिर मिलने चले जाएँ। तो ये भाव जगत आपके अंदर जो मेरे प्रति भाव जगा है, ये ओशो के प्रति ही भाव है। मैं और कोई भी दूसरे सन्यासी हैं, तो ये तो हम सब बहाना है। ये जो भाव आपके प्रति जागृत हुआ है, क्या हुआ है? क्या संभव नहीं? भाव तो बना रहे, आपके प्रति जागा है तो मैं रहता हूँ लंदन में, आप कहाँ रहते हैं भारत में। ना कभी आपसे मिला, ना कभी आपकी आवाज़ सुनी, ना कभी आपको देखा। लेकिन क्या है कि भाव इन झंझट में नहीं पड़ता। वो तो जिसके प्रति जग गया तो जग गया, तो इस भाव को आनंद से जिएँ, नाचें, गाएँ, अभिव्यक्त करें उसे। हमारे भाव चाहे विधायक हों, चाहे नकारात्मक हों, उन्हें उलीचना चाहिए। तो धन्यवाद आपका कि आपने अपने भाव की अभिव्यक्ति दी। और शादी ऑनलाइन हो कि ना हो मुझे नहीं पता। मैंने कभी ऑनलाइन शादी नहीं की, लेकिन सुनने में आता है कि भाई फेसबुक पे मिल गए और ना उन इंस्टाग्राम पे मुलाकात हो गई, कि व्हाट्सएप पे चिट चैट हो गई और फिर उन्होंने शादी कर ली। संभव है। ये तो एक दूसरे के प्रति हृदय का, भावना का खुला होना होता है। इसमें सोच विचार कम होता है। हमेशा लगता है जैसे हम उस व्यक्ति को जानते हैं या हम जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। सुबह शाम रात दिन उसकी याद आने लगती है। अगर ऐसा है तो समझ लो कि आप ओशो के प्रेम में हैं। ओशो को सुनते रहिए, कुछ ध्यान साधना में शुरू कीजिए, सन्यासियों से मिलना चाहें तो मिलते रहिए। ऐसे ही यात्रा शुरू होती है और फिर स्वयं पे लौटना होता है फाइनली तो। लेकिन सद्गुरु के प्रति अहोभाव बना रहता है। आइए आपको कुछ, अब मैं वैसे तो बात करने को कुछ नहीं था, लेकिन मुझसे भी रहा नहीं गया। मैं सोचा कि चलो, जो मैं कह ही नहीं सकता, क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। तो ऐसा है, हालत ऐसी हो जाती है प्रेम में, इश्क में, वो चाहे किसी के भी प्रति हो। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो भी आपको आपके भीतर हो रहा है, मैं उसका अनुमान क्या लगा सकता हूँ, मैं ऐसा जिया हूँ तो मुझे पता है कि क्या होता है। तो आपको ओशो के लिए मैंने एक गज़ल लिखी थी, वो सुना देता हूँ। हाजिर है। दूर होते हुए भी, दूर होते हुए भी वो बहुत मेरे पास है। दूर होते हुए भी वो बहुत मेरे पास है। उसी की वजह से मेरी आंखों में उजास है। ये जो आंखों में रोशनी, उजाला, जो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, एक दिल में फूल खिलते हैं, ये ओशो की वजह से ही है। तो दूर होते हुए भी वो बहुत मेरे पास है। उसी की वजह से मेरी आंखों में उजास है। बेमकसद रास्तों पे भटक रहा था मैं। व्यर्थ में बम्बई में भटक रहे थे, हीरो बनने के लिए क्या क्या बनना था, क्या क्या सपने लेके बम्बई आए थे। तो बेमकसद रास्तों पे भटक रहा था मैं। उसने कर्म किया, जगाई मुझ में प्यास है। ओशो ने कर्म किया, जगाई मुझ में प्यास है। बस सदगुरु बुद्ध पुरुष तो यही इतना ही करता है कि हमारे अंदर स्वयं को जानने की, सत्य को जानने की प्यास जगा देता है। जब हम उसे देखते हैं तो लगता है हाँ, कुछ विशेष है। दुनिया के मेले में लाखों मेले लेकिन तू, मगर तू ही तू दिल को भाया हुआ। तो ऐसी बात है, मेरे रोम रोम में वो ऐसा समाया है। मैंने बार बार ओशो का नाम नहीं लिया, इशारे में बात कही है कि मेरे रोम रोम में तू ऐसा समाया है, जिस तरह खुशबू का फूलों में वास है। जैसे फूल में सुगंध होती है, वैसे ही हमारे तन मन प्राण में, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारे उठने बैठने में भी ओशो लहर की तरह आते जाते रहते हैं, डोलते रहते हैं। सफर में उसके जैसा दूजा नहीं मिला। मैंने कितना भटका हूँ देश विदेश में, न मालूम कितने कितने देशों में, कहाँ कहाँ परिस्थितियों में, कितने लोगों से मिलना हुआ है। उसी के ऊपर है कि सफर में उसके जैसा, ओशो के जैसा दूजा नहीं मिला। मेरी जिंदगी में वही एक खासम खास है।
हाँ, सबसे अगर मुझसे कहे सारी दुनिया में एक व्यक्ति को चुनना है आपको, तो मैं ओशो को ही चुनूँगा। क्यों? उन्हीं की वजह से सब थोड़ा-सा बोध आया है। जीवन को जीने का एक तरीका, ढंग सीखा है कि तो भूत और भविष्य का भूत उतर गया, भूत और भविष्य का भूत उतर गया, पल-पल जीने में आई कैसी मिठास है। तो ओशो के संपर्क में जब आते हैं तो उन्होंने कहा कि ये जो जीवंत पल है अभी, जो साँस आ रही है, अभी जा रही है, वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य और भूत, अतीत उपयोगी हैं, सामाजिक, व्यावहारिक जगत की बातें हैं, लेकिन यथार्थ तो सिर्फ वर्तमान का ही है। उसने जीते जी मुझे मरना सिखा दिया। ओशो ने जीते जी मुझे मरना सिखा दिया। अभागे हैं जो इस कीमिया से नाशनास हैं। वो लोग जरा, मैं अभागे कहूँ या बदनसीब तो नहीं कहूँगा, उनका अभी समय नहीं आया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ओशो से मिले हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। मैंने कई अपने कुछ मित्रों को भी बुला के ले गया कि आओ आओ देखो, बम्बई में ले गया उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलाने के लिए, लेकिन वो बस बोले अरे नहीं नहीं, उनको जची नहीं बात, पता नहीं क्यों। तो ऐसी कविताओं के जरिए मैंने अपने अहोभाव, अपना प्रेम ओशो के लिए व्यक्त किया है। तो एक गज़ल और सुना देता हूँ, क्योंकि बाद में क्या करूँ, आपके अंदर प्रेम उमड़ा है और मैं जानता हूँ कि इसमें मेरा कुछ हाथ नहीं है। बस ओशो से जो सुना है, जो समझा है, जो देखा है, उसी को उसी में वो सराबोर होके मैं कुछ बातें कर लेता हूँ। कोई मैं लेक्चरर नहीं हूँ, ना मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ कि मैं बिल्कुल तारतम्यता से बात करूं। बस एक भेकी सी बातें हैं। तो आइए एक गजल और हो जाए। हाँ, ये देखो, ये ओशो के मैं खाने में, ओशो के मैं खाने में, जाने या अनजाने में। ये मेरी अपनी अनुभूति है और मैंने ऐसा देखा है ओशो के जगत में। ओशो के मैं खाने में, जाने या अनजाने में, जो भी आया डूब गया मस्ती भरे पैमाने में, ओशो के मैं खाने में। ओशो ने कई बार कहा है अपने प्रवचनों में कि ये कोई आश्रम नहीं है, ये मैखाना है, मदिरालय है, लेकिन यह कुछ और मदिरा, उस मय से नहीं, मतलब दिल जिससे हो बेगाना, मकसूद है उसमें से दिल ही में जो खिंचती है। गाना आपने गजल सुनी होगी, गुलाम अली की ज़बानी। खैर, धीरे धीरे होश आया, खोने लगा मैं का साया। देखिए, ओशो ने जो हमें बातों बातों में जो बात बताई है, वो दो पंक्तियों में कैसे मैंने जाहिर की है कि धीरे धीरे होश आया, खोने लगा मैं का साया। ये जो मैं भाव है, अहंकार है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये अंधेरे की तरह है, दिखाई देता है लेकिन है नहीं, लेकिन समाज में उपयोगी है। तो उसको मैंने कहा है कि धीरे धीरे होश भी धीरे धीरे आता है। ऐसा नहीं कि ओशो से मिले और एकदम से संन्यास लिया। इसीलिए तो उन्होंने ये माला जो मैंने पहनी है, ये देखिए आपको बता देता हूँ, ये बड़ी पुरानी जमाने की माला है। मैंने अपनी फोटो भी डाली थी अभी कल शायद, उनको बताने के लिए कि देखो ओशो ने अपने हाथ से माला पहनाई है। ये कि मुझे याद है जब नया नया सन्यासी होता है तो भगवा वस्त्र व माला उसको याद दिलाते हैं कि मैंने कुछ संकल्प किया है, कुछ स्वयं को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए मैंने एक संकल्प लिया है, मैंने कुछ तय किया है, तो मैं भूल ना जाऊं दुनिया की भीड़ में। लोग भी मुझे याद दिला देंगे। जब माला पहन के, भगवा पहन के हम जाते थे सड़कों पे, तो लोग सन्यासी की तरह व्यवहार करते, तो याद दिलाते। अब सादे कपड़ों में हम खुद ही भूल जाएं, बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो धीरे धीरे होश आता है। जब पूर्ण होश में आ गए तो फिर ना माले की ज़रूरत है, ना भगवा कपड़ों की ज़रूरत है। तब तो आप सध गए, मतलब साइकिल चलाना आ गए आप। तो धीरे धीरे होश आया, खोने लगा मैं का साया, कैसा आनंद आता है जीते जी मर जाने में। अब ये जीते जी मर जाने का मतलब है अहंकार के प्रति बोध हो जाए कि भाई एक व्यवहारिक बातें हैं, मैं का उपयोग करना है, घर दुकान मकान, रुपया पैसा, रिश्ते संबंध नाते, सब में जो भेद है उनके बीच में हमें
हमसे गुजर जाना है अभेद को। तो तेरी मेरी दूरी नहीं, हाय 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 हाय, ये देखिए जी, ये आपके लिए और मेरे आपके साथ जो हो रहा है ना, मेरे साथ, तेरी मेरी दूरी नहीं, मैं नहीं मजबूरी नहीं। मैं आता है तो हम अलग अलग हो जाते हैं, मैं नहीं है तो तेरी मेरी दूरी नहीं, मैं नहीं मजबूरी नहीं, एक दूजे में समा गए, एक दूजे में समा गए यारों को समझाने में। अब मैं आपसे बात करते करते बस वो अगर सामने बैठे हों तो ऐसा लगता है कि दो मित्र मिल जाते हैं तो एकदम से समय कम पड़ जाता है, घंटों बीत जाते हैं मिनटों में। तो ओशो ने जो प्यास जगाई, कैसे इसे बुझाएं? ओशो ने जो प्यास जगाई, कैसे इसे बुझाएं? खुद को ही हम खो बैठे, ओशो पता लगाने में। ओशो का पता लगाने में हम खुद को खो बैठे, खुद को ही हम खो बैठे, ओशो पता लगाने में। तेरी बात निराली ओशो, तेरा अंदाज निराला, हाय 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 हाय। तेरी बात निराली ओशो, तेरा अंदाज निराला, तेरा सानी कोई नहीं देखा सारे जमाने में। और एक शेर और है कि ये मेरी बेढंगी बातें, ये मेरी बेढंगी बातें तेरे काम ना आएगी, सांझ सवेरे आया कर ओशो के मैखाने में, ओशो के मैखाने में, जाने या अनजाने में, जो भी आया डूब गया मस्ती भरे पैमाने में। और ऐसी ही मैंने बहुत सारी कविता हैं जो समय आएगा तो सुनाते रहेंगे, क्योंकि जब कहने को कुछ नहीं होता है तो कविता एक बहाना बन जाती है कुछ कहने के लिए। कि तुमसे नजर मिली, अपनी खबर मिली, तुमसे नजर मिली, अपनी खबर मिली, हम ढूंढते कहाँ थे, मंजिल किधर मिली। तो ऐसी बातें करने लगे तो घंटों बीत जाएं, ओशो की बात का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन क्या है लोग बोर ना हो जाएं, इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूं। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। एक ओशो का वीडियो है, अगर हो सका मेरे पास, मैंने सेव किया है। अंतिम दिनों में जब उनकी अस्थियों को ले जाया गया था आश्रम में और समाधि में उसे कलश को, अस्थि कलश को रखा गया था, जिसे हम कहते हैं फूल, उसकी छोटी सी वीडियो है। तो हो सकता है कि मैं आपको उस पे भेज दूं मैसेंजर पे, अगर चली गई टेक्निक या फिर इसके कमेंट में आप कमेंट करेंगे तो उसमें मैं आपको भेज दूंगा। तो उसमें ओशो की वाणी सुनिए, 2-5 मिनट का है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने अपने और अपने शिष्यों के लिए, कि यहाँ कोई उत्तराधिकारी नहीं है, प्रत्येक शिष्य अपनी क्षमतानुसार मेरा प्रचार करे, मुझे फैलाए सारी दुनिया में। ये हमारा दायित्व है। आप ओशो से प्रेम करते हैं, आप सन्यासी हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन आप के हृदय में ओशो के लिए प्रेम भाव है तो उसकी अभिव्यक्ति करें, और ओशो को जग दुनिया तक पहुंचाने का कार्य भी हमारा ही है। और ये कार्य ओशो आश्रम जो नए ट्रस्टी हैं, विदेशी लोग हैं, वो धन लूटने आए थे तो लूट चुके, अब वो संपत्ति बेच के भी नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि पीछे ईसाइयत का बड़ा हाथ है, इसके पीछे ईसाइयत का हाथ है। वो चाहते हैं कि वो ओशो का नाम और निशान मिट जाए, कोई उनके प्रभाव में ना आए, कोई उनका सन्यासी न बन जाए। तो ऐसी बातें तो बहुत हो चुकी है, मुझे तो कोई रुचि नहीं है, लेकिन बोलना पड़ता है। चुप भी कैसे रहो जब लोग समझने को अगर तैयार नहीं है, तो अपने आपस में तो लोगों से हम बात कर लें, जो हमारे प्रति खुले हैं उनसे तो बात ही की जाए। तो बातें बहुत हो गई हैं, और क्या कहा जाए जी। अनिल आपका नाम है, वैद्य, आप शायद वैद्य भी होंगे, वैद्य अनिल शर्मा जी। शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रेम का ओशो के प्रति और जो मेरे प्रति भाव जगा है, बस यही असली चीज़ है। क्योंकि धर्म अनुभूति नहीं है, धर्म अनुभूति है, विचार नहीं है। देखिए मैं भूल जाता हूँ, ओशो से बातें सुनी है, लेकिन इतना कुछ सुना है तो उल्टा पुल्टा तो हो ही जाता है शब्दों में। तो एक अंदरूनी फीलिंग है, आपको ऐसा लगता है। इससे तो फेसबुक पे बहुत से लोग हैं जिसके प्रति भी भाव उठे, अभिव्यक्त कर देना चाहिए। हमारा कुछ खोने खोने को हमारे पास है क्या? एक लिमिटेड समय है हमारा, 150 साल का, 80 साल का, बस
खेल कूद के, क्या सोचूं क्या खोया पाया, किसने ठुकराया अपनाया, हानि लाभ सब एक बने जब डोला उठा सफर का, मेरा मन दिवला सूने घर का। ये नीरज की 4 पंक्तियां मुझे याद आ गई। तो अब समय भी पूरा हो गया है, तो फिर कभी मुलाकात होगी, मूड बन गया तो जरूर बात होगी मित्रों से। हरि ओम तत्सत।